नमस्कार। विवेकानंद एकेडमी और अंतरिक्ष की दुनिया में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट कनिष्का परिदा। अंतरिक्ष इतिहास में एक बहुत बड़ा लम्हा फिर से दस्तक दे रहा है। 56 साल के लम्हे इंतजार के बाद इंसान एक बार फिर चांद की ओर बढ़ रहा है और हम बात कर रहे हैं नासा के उस महत्वाकांक्षी मिशन की जो हमें चांद के और भी करीब ले जाएगा, आर्टेमिस 2। इस मिशन को समझने के लिए हमारे साथ हमारे स्कूल साथी इस पॉडकास्ट में जुड़े हुए विधि अग्रवाल, विक्रम सर और परीक्षित द्विवेदी का बहुत बहुत स्वागत है। विधि, सबसे पहले हमें थोड़ा आसान शब्दों में समझाइए कि यह आर्टेमिस 2 मिशन है क्या। जी बिल्कुल, आर्टेमिस 2 मिशन एक क्रू मिशन है जो इंसान को चांद के पास ले जाएगा और ये चांद पर इंसान का आखिरी टेस्ट रन है। और चांद को इस अंतरिक्ष में इस मिशन में चांद के पर 4 अंतरिक्ष यात्री गए हैं जो कि ओरियल कैप्सूल में चांद के पास से होकर गुजरेंगे। वे वहां पर उतरेंगे नहीं, लेकिन वहां के सुदूर हिस्से फार साइड के पास से होकर गुजरेंगे। यह मिशन एक चंद्रमा फ्लाईबैक है जिससे हमें वहां के चंद्रमा के और करीब से जानकारी मिलेगी और सभी प्राणियों के बारे में हमें समझने का मौका मिलेगा। जो कि यह मिशन इंसान की बहुत ज्यादा दूर है, जो कि 7,000 लगभग चांद के पास 7,000 किलोमीटर तक है। 7,000 किलोमीटर, चांद के भी आगे, यह तो बहुत बड़ी बात है। विक्रम सर, एक इंजीनियर के तौर पर इस मिशन की सबसे बड़ी चुनौती क्या है? हाँ कनिष्का जी, इस मिशन में हमारे सामने 3 सबसे बड़ी समस्याएं आती हैं। पहली समस्या जो स्पेस को अंतरिक्ष में भेजना, दूसरी समस्या है वहाँ से वापस सेफली जो अपने अंतरिक्ष यात्री हैं उनको पुनः पृथ्वी तक लाना, और तीसरी सबसे बड़ी समस्या है वहाँ पर जो हमारे स्पेस यात्री जा रहे हैं उनको वहाँ पर सेफली रखना बिना किसी प्रॉब्लम्स के। अब इनके सॉल्यूशन भी कैसे हैं, जैसे अंतरिक्ष में जब हमको स्पेस में भेजना है तो उसके लिए जो स्पेस तैयार किया गया है वो है SLS। उसमें अब उसको हमको लॉन्च करना है पृथ्वी से, तो उसके लिए हमारे को हायर एनर्जी चाहिए। हायर एनर्जी के लिए हमारे पास क्या किया है, सॉलिड फ्यूल है, वो पर सेकेंड हजारों टन एक साथ बूस्ट होता है। अब जब बूस्ट होगा तो उसमें एनर्जी भी एक साथ आएगी। अब उसके लिए उसमें 4 RS-25 इंजन लगे हुए हैं जो उसको स्पीडली अप करेंगे और पृथ्वी के जो हमारा वातावरण है, हमारा वायुमंडल है, उस परिक्षेत्र और गुरुत्वाकर्षण के क्षेत्र से उसको बाहर की तरफ भेजेंगे। अब उससे बाहर भेजने के बाद भी उसे फ्यूल चाहिए क्योंकि उसे कंटिन्यूस हमको रन कराना है। तो उसके लिए H2 और O2 फ्यूल सिस्टम जो है, जो कि अभी सबसे ज्यादा सुपर जेट विमानों के अंदर काम में आता है, वो उसको टू बी कंटिन्यू आगे तक पहुंचाने में मदद करेगा। अब सेकंड प्रॉब्लम, जब उसको वापस वहां से हमारे को वापस रिटर्न लाना है, जब स्पेस यात्री या स्पेस हमारा पूरा काम करके हमारा वापस रिटर्न आएगा, उस समय जैसे ही वो हमारे वायुमंडल के अंदर प्रवेश करता है उस दौरान एक फ्रिक्शन उत्पन्न होता है। उस फ्रिक्शन के कारण जो आग हम ये कहें, उस फ्रिक्शन के कारण जो टेम्परेचर है वो अप्रोक्सीमेट 2700 डिग्री सेल्सियस के आसपास चला जाता है। अब क्यों, उस समय जो स्पेस की जो स्पीड है वो 40,000 किलोमीटर पर आवर के आसपास रहती है। अब उस दौरान हमारा जो स्पेस यान है या जो पूरा का पूरा नष्ट होने की प्रबल संभावना रहती है। उसके लिए क्या किया गया है, एक एब्लिवेटिव मटेरियल है, उसकी पूरे स्पेस के ऊपर कोटिंग करी गई है। वो एब्लिवेटिव मटेरियल इतने हाई टेम्परेचर पर सिर्फ जलकर और मेल्ट होकर वो पिघलकर अलग हो जाता है, लेकिन जो हीट है उसको अंदर की तरफ या कैप्सूल के अंदर वो प्रवेश नहीं करने देगा। अब तीसरी बात ये रही कि आपने इस 2 की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो गया कि हमारे स्पेस के अंदर जो साइंटिस्ट जब रहेंगे तब वहां पर उनके लिए खाना, पानी, बिजली, इन सब की व्यवस्था कौन कराएगा। उसके लिए हमारे लिए यूरोपियन सर्विस हमारा मॉड्यूल है, वो वहां पर बिजली है, ऑक्सीजन है और जितनी भी हमारे H2, O2 इन सभी से संबंधित सारी उनकी जो पूर्तियां हैं वो ये करेगा। वाकई यह रोमांच और जोखिम दोनों से भरा हुआ है। परीक्षित, यह मिशन ऐतिहासिक क्यों है? अपोलो युग से यह कैसे अलग है? यह सिर्फ विज्ञान नहीं बल्कि मानवता का एक नया अध्याय है। इस 4 सदस्यीय चालक दल में पहली बार विविधता देखने को मिलेगी।
इसमें पहली महिला क्रिस्टीना हेमोकोच तथा एक अश्वेत व्यक्ति जेरेनी हैंसन है और एक अंतरिक्ष यात्री विक्टर ग्लोवर शामिल है तथा कमांडर रीड वाइजमैन इस टीम का नेतृत्व कर रहे हैं। अब यह दर्शाता है कि अंतरिक्ष की खोज एक राष्ट्र या किसी संस्था का काम नहीं है, यह मानवता का भी मूल मंत्र है। यह विविधता भविष्य के लिए बहुत लाभदायी है। विधि, आर्टेमिस 2 के बाद क्या है और चांद पर स्थायी रूप से क्या मतलब है? हाँ जी, तो हमारा मिशन आर्टेमिस 2, आर्टेमिस 3 और 4 के लिए रास्ता साफ करेगा और अभी तक की सूचना के हिसाब से आर्टेमिस 3 को 2027 में लॉन्च करने की योजना है। और जिस तरीके से आपने बोला स्थायी तकनीकी क्या है, स्थायी तकनीकी सिर्फ चांद पर जाकर वापस से आना नहीं है, वहां पर हम एक बेस स्टेशन बनाएंगे जो कि पानी और अन्य संसाधनों के प्रयोग से बनेगा और हम वहां पे चांद पर लंबे समय तक रहने की तकनीक को सीखेंगे। जहाँ के ये सब हमारी अगले नए मंगल मिशनों की तैयारी है और चांद हमारे लिए एक तरह का टेस्ट बेड रहेगा। इसका मतलब है कि चांद एक तरह से हमारा अगला घर हो सकता है। जी हाँ, एक तरह से चांद हमारा अगला घर हो सकता है। यह एक लंबी यात्रा है परंतु इसकी शुरुआत हो चुकी है। यह वाणिज्यिक अंतरिक्ष यात्रा में बहुत लाभदायी साबित हो चुका है या होने वाला है। विक्रम सर, एक आखिरी सवाल। जैसा कि खबर में लिखा है, सफलता की संभावना 50% से ज्यादा है। क्या जोखिम बहुत ज्यादा है? बिल्कुल, जोखिम बहुत ज्यादा है। पहले 3 प्रमुख समस्याओं का मैं आपके सामने वर्णन भी कर चुका हूं और उनका समाधान क्या है, पर उससे भी बड़ी एक समस्या और है जिसके बारे में अपन ने पूर्व में चर्चा नहीं करी है। अगर हमारा मिशन सब चल रहा है और अगर हमारा वहां पर प्रेक्षण के दौरान जब हमारे स्पेस के अंदर व्यक्ति हैं उस दौरान अगर इंजन फेल हो जाए, इसके बारे में भी हमारे चर्चा हो चुकी है। अब उसके लिए एक विशेष सिस्टम जिसको फ्री रिटर्न ट्रेजेक्टरी कहा है, उसके ऊपर काम किया है। वो एक ऐसा है, अगर इंजन फेल भी हो गया तब जो चंद्रमा अपने गुरुत्वाकर्षण बल का प्रयोग कर हमारे यान को पुनः पृथ्वी की तरफ एक गुलेल की भांति फेंक देगा और सारे हमारे स्पेस यात्री स्पेस के साथ पुनः सुरक्षित हमारे पृथ्वी पर आ जाएंगे। इसके कारण और इसके साथ ही जो हमारे इस मिशन की पूर्ण, हम ये कह सकते हैं, सफलता की ओर कदम है। हम सब इस साहसी मिशन और सफलता की कामना करेंगे। हमारे आज के खास साथी विक्रम सर, परीक्षित और विधि को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और आप सभी